हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं, इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट सेशन में हम मौलिक अधिकारों को डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि 6 फंडामेंटल राइट्स में से सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार समानता के अधिकार के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली लास्ट सेशन में जब हम मिले थे तो हमने समानता के अधिकार में छह कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस किया था। नॉर्मली 5 आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ये 5 आर्टिकल्स को जब हमने पढ़ा तो हमको समझ में आया कि किस आधार पर भारतीय संविधान समानता की बात कर रहा है, किसके सामने समानता की बात कर रहा है। रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इंडियन पॉलिटी को और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पर मैं आपको लगभग कवर कराऊंगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती है इंडियन पॉलिटी में, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमको समझना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अगर आप और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं इंडिया के किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इंडियन पॉलिटी को देखना चाहते हैं कि कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो इंडियन पॉलिटी से, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए इंडियन पॉलिटी का। आपके पास रूट एप्लीकेशन पर मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच अवेलेबल है। आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर जाकर आप इजीली मेरे पॉलिटी के कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चाहते हैं, अगर आप किसी में भी वीक हैं, जैसे जीएस का कोई अदर टॉपिक हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, अदर जितने भी हैं एक्स वाई जेड, उनको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पैसिफिक आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप इन सभी का कंपाइलेशन चाहते हैं जीएस के टॉपिक का, तो आप हमारी आरएम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपके लिए पूरे जीएस के सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है, पर्टिकुलर एक ही बैच में। इसके अलावा आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आपको सब मिल जाएगा। अब तो हमारी ईयरली करंट अफेयर की बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार में कि पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। अब एक्चुअल में कैसी समानता, यहां पर ये क्वेश्चन आता है। तो समानता के अधिकार में मैंने आपको लास्ट सेशन में कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करवाए थे। नॉर्मली 5 आर्टिकल मैंने आपको वहां पर बताए थे। एक बार हमको रिवाइज कर लेना चाहिए उन आर्टिकल्स को, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अक्सर हमने एग्जाम में देखे। तो क्या कहते हैं आर्टिकल और क्या है समानता का अधिकार। देखिए, समानता क्या होती है? समानता का मतलब होता है इक्वलिटी। सभी एक जैसे होंगे, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई भी हो देश में, वो सब एक जैसे होगा। चाहे आपस में हो, चाहे लॉ जो बन रहा है उसके सामने, गवर्नमेंट के सामने, सब एक जैसे होंगे और एक जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड समानता या इक्वलिटी। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है हमारे पास। 5 आर्टिकल हमने इंक्लूड करें। सबसे पहला हमने पढ़ा था आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 को जब हम पढ़ने गए तो हमको पता चलता है कि आर्टिकल 14 बात करता है इक्विलिटी बिफोर लॉ की, मतलब विधि के समक्ष समानता की बात करता है। इक्विलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून की दृष्टि में, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान होगा, एक जैसा होगा। ये कहता है आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब दो अवधारणा है वैसे इसमें, वैसे तो अभी हम एक की बात कर रहे हैं क्योंकि मेन टाइटल उसका वो है, लेकिन दो अवधारणा यहाँ पर निहित की गई है आर्टिकल 14 में। क्या अवधारणा है? तो सबसे पहले तो बात की गई है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने हर व्यक्ति समान होगा। सबसे पहली चीज तो ये नोट कीजिए, किसके सामने? कानून के सामने, है ना। तो अब कानून के सामने हर व्यक्ति समान है, पहली चीज तो हमको ये समझ में आ जाती है। सेकेंडली हमको समझ में आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। मतलब यहां पर रेयर केसेस में चीजें अलग तरीके से लॉ के द्वारा देखी जाएगी, तो उस केस में भेदभाव हो सकता है, तो उसको आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सर एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट डे भी दिया था, मैंने आपको बताया था इक्विलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। एक 14 साल का, 12 साल का व्यक्ति मर्डर कर देता है, और पहले तो हम फिक्स करते हैं, एक कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, एक्स वाई जेड ए व्यक्ति, उसने अपराध किया, और एक कोई अभिनेता है, फिल्म स्टार है, कोई राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिक्स में कोई है, देश का सम्मानित व्यक्ति है, बिजनेसमैन, उसने भी मर्डर कर दिया।
तो इन केस में एक आम आदमी को और एक बिजनेसमैन हो, अभिनेता हो, पॉलिटिक्स हो, किसी को भी समान सजा दी जाएगी। एक जैसा दंड मिलेगा अगर जो भी हमारे कानून में, लॉ में जो दंड की प्रक्रिया है, जितना दंड दिया जाना चाहिए उतना दिया जाएगा। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो रसूखदार व्यक्ति था या फिर पॉलिटिक्स में उसका नाम था, भारत का पूर्व पीएम रह चुका है, या फिर अभिनेता है, एक्टर है, सम्मानित व्यक्ति। ये नहीं देखा जाएगा। और किसी आम नागरिक ने भी क्राइम किया था, मर्डर किया था, तो उसको दोनों को सेम सजा का प्रावधान। तो ये लॉ जो है ना वो एक जैसा देखता है हर व्यक्ति को। इसे कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने हर व्यक्ति एक जैसा है। सेकंड इसी में देखने को मिलता है कानून का, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहता है, अब यहाँ पर ये चीज समझिए, एक 12 साल का बच्चा या 12 साल का व्यक्ति जो भी है, वो मर्डर कर देता है, और एक जो 18 साल के ऊपर का है, 25 साल का है फॉर एग्जांपल, और उसने मर्डर कर दिया। अब क्या दोनों केस में, क्योंकि मर्डर तो हुआ है, दोनों की कंडीशन सेम थी मर्डर करने की। 25 साल का भी आदतन अपराधी था, और 12 साल का जो लड़का है वो भी आदतन अपराधी है, पता चलता है उसके पूर्व के बिहेवियर से। अब क्या इस केस में दोनों को समान सजा होगी? तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो 12 साल का लड़का है जिसने मर्डर किया, वो माइनर है, वो एडल्ट नहीं है, तो अब उसको चाइल्ड लॉ के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। अब आप ये नहीं बोल सकते यार 25 साल वाले को तो आपने बड़ी सजा दी, उसको तो 15 साल जेल में रखा और उसको आप 3 साल में छोड़ दोगे, उसमें भी चाइल्ड होम भेजोगे, जेल नहीं भेजोगे। तो ये तो भेदभाव हो गया ना। नहीं हुआ भेदभाव, क्योंकि कंडीशन अलग थी, एज अलग थी। सेम एक डिफेंस में कोई मर्डर कर देता है और एक आदतन अपराधी है, तो इन केस में भी दोनों में मर्डर तो हुआ है, लेकिन सजा अलग अलग दी जाएगी। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इन दोनों की बात की गई है आर्टिकल 14 में, पढ़ा था हमने। आर्टिकल 15 पे जब हम गए तो हमको पता चले थे 5 आधार जिसके आधार पर देश में किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। कौन कौन से थे 5 आधार ऐसे जिसके आधार पर देश में भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो वो 5 आधार थे: धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान और मूल वंश। इन 5 आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हो जाता है आर्टिकल 15। लेकिन शिक्षण संस्थाओं में फिर एससी एसटी को आरक्षण देना, महिलाओं को आरक्षण देना, ये उसके सब क्लॉजेज में दिया गया है और इस आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। फिर आर्टिकल 16 पे जब हम आते हैं तो हमको पता चलता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का मतलब है जो सरकारी नौकरियां है उसमें हर व्यक्ति को समान अवसर है। आप क्वालिफाई करो, एग्जाम दो, आपके लिए समान अवसर। पर फिर वही बात आ जाती है, कट ऑफ एससी एसटी का और महिलाओं का कम होता है ना, कास्ट के हिसाब से। तो ये भी तो भेदभाव है। ये उसके सब क्लॉजेस में मेंशन किया गया है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है राज्य के द्वारा, और इसे आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो नहीं माना जाता, क्योंकि सब क्लॉजेस में प्रावधान। तो आर्टिकल 16 समझ में आ गया, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहता है? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। व्हाट इज अस्पृश्यता? छुआछूत के आधार पर देश में किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है छुआछूत के आधार पर भेदभाव का निषेध। छुआछूत के आधार पर देश में किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता, इस चीज को समझिएगा। कुछ भी हो, कैसी परिस्थिति हो, छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। आर्टिकल 17 एंड लास्ट आर्टिकल 18 पढ़ा था हमने, उपाधियों का अंत। टाइटल्स खत्म कर दिए गए, कोई भी अपने नाम के आगे उपाधियां नहीं लगा सकता। तो ये 5 आर्टिकल हो जाते हैं समानता का अधिकार। सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 आर्टिकल इंक्लूड किए जाते हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, है ना, राइट ऑफ फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार में अलग अलग तरह की स्वतंत्रता को मेंशन किया गया है। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 19 को। किसको पढ़ना पड़ेगा? आर्टिकल 19 को पढ़ना पड़ेगा। क्या कहता है आर्टिकल 19? सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो आर्टिकल 19 बात करता है
बोलने की स्वतंत्रता की। किसकी? बोलने की। वैसे अलग-अलग तरह की फ्रीडम है यहाँ पर समझिएगा। AQ 19 जो आर्टिकल है ना उसमें नॉर्मली 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई। मूल संविधान में 7 प्रकार की फ्रीडम दी गई थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से यहाँ पर भी हटाया गया। और अब 6 राइट्स बचते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपके पास आर्टिकल 19। कितने राइट्स हैं? 6। 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में उल्लेखित की गई है। इस आर्टिकल के बारे में एक और चीज ये समझिएगा, जब देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो ऐसा फंडामेंटल राइट जो अपने आप खत्म हो जाता है उसको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, एक फंडामेंटल राइट जो अपने आप खत्म होगा वो आर्टिकल 19 से अपने आप खत्म। और बाकी बाकी के लिए प्रेसिडेंट घोषणा कर सकते हैं कि भाई इनको भी मैं अभी हटा रहा हूं जब तक नेशनल इमरजेंसी। क्या सभी? नहीं। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी खत्म नहीं हो सकता, चाहे देश में नेशनल इमरजेंसी भी क्यों ना लगे। क्या है आर्टिकल 20 और 21? इसके बारे में आपको बाद में बताऊं। पहले हम आर्टिकल 19 पे हैं तो इसकी बात। तो आर्टिकल 19 एक ऐसा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी के समय अपने आप ही खत्म हो जाएगा और अपने आप ही वापस अस्तित्व में आ जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी आर्टिकल 19 खत्म। कौन सी स्वतंत्रता खत्म होगी हम बात करें, पर आर्टिकल 19 खत्म। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी देश से हटी, वापस आएगा कौन? आर्टिकल 19 अपने आप, जैसा हटा था। अब यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। सबसे पहले आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में सभी नागरिक तो सभी जो नागरिक है उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है ना? जितने भी नागरिक है, सिटीजन है देश के, उनको स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर यह समझिएगा कि 2 स्वतंत्रताएं भी आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में इंक्लूड की गई है बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस जो छापता है लिखता है वो इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में है। और RTI जो जिसे कहा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 2005 में अधिनियम बनाया गया था। ये भी आर्टिकल 19 के तहत दिया गया मौलिक अधिकार है। और झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता है, हम हमारे घर पे ऑफिस पे जो नेशनल फ्लैग पे फहराते हैं, हमारा तिरंगा जो फहराते हैं, हम हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसको जब हम फहराते तो वो स्वतंत्रता भी हमें आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 ही देता है। तो ये 3 एडिशनल स्वतंत्रता है जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसके बारे में व्याख्या की है या उसको डिफाइन किया। तो प्रेस की स्वतंत्रता, RTI सूचना का अधिकार और थर्ड झंडा फहराने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत नागरिकों को दी गई। अब आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए आता है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है डायरेक्टली। बोलने की स्वतंत्रता, वैसे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बोलने की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट कर दिया गया है आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए में। ए से लेकर जी तक 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा तो अब 6 बची है। ठीक है ना? तो 19(1) का सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति की, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप बोलना आपका मौलिक अधिकार है। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट आपकी अच्छा काम नहीं कर रही, अब उसके खिलाफ बोलो। परेशान हो आप गवर्नमेंट से, उसके खिलाफ बोलो। सरकारी दफ्तरों से परेशान हो, ऑर्गेनाइजेशन से परेशान हो, उनके खिलाफ बोलो। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉब्लम दे रही है उसके खिलाफ बोलो। अपने विचार व्यक्त करना है कि यार ऐसा होना चाहिए देश में, वैसा होना चाहिए, तो वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपके पास फ्रीडम है। आपने कुछ ट्वीट किया, आप समझ रहे, आपने ट्वीट किया कि यार देश में ऐसा होना चाहिए, देश में वैसा होना चाहिए, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, आपको इसकी फ्रीडम है, इसलिए आप बोल रहे हो, है ना? नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, अगर हमको उनकी कोई बहुत अच्छी लग रही है नीति तो हम लिखते हैं वाह क्या नीति लेके आए, चलो 370 हटा दी, वाह क्या बोल्ड स्टेप लिया है।
और वहीं अगर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से कोई भी ऐसी गलती हो जाती होती है, गवर्नमेंट से गलतियां होती, कुछ भी ऐसा जो कि देश के पक्ष में नहीं है या लोगों के पक्ष में नहीं है, तो हम ही बोलते हैं कि यार ये बहुत गलत कर दिया इन्होंने, ये बहुत गलत नीति लेके आए। ये हम बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा मौलिक अधिकार है और गवर्नमेंट तो छीन ही नहीं सकती, है ना। नेशनल इमरजेंसी में आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सब बंद हो जाएगा। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपका एक्सप्रेशन व्यक्त नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, उठा के अंदर डाल देंगे। तो आर्टिकल 19 खत्म होता है नेशनल इमरजेंसी के समय में। तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 ए तो आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 19 1 का सब क्लॉज ए, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, सही है। फिर आर्टिकल 19 1 का सब क्लॉज बी है, क्या कहता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। असेंबली, पीसफुल असेंबली, सम्मेलन कर सकते हो आप, जैसा आपने देखा है शादी के लिए भी सम्मेलन होते हैं अलग अलग समाज के। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई आपको अधिकार है, आरएसएस का सम्मेलन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार है। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, 19(1) का सब क्लॉज बी। अब 19(1) का सब क्लॉज सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और फिर से एग्जांपल दूं, आरएसएस है ना, हमने बना दिया गुजर ग्रुप, है ना, करनी सेना, राजपूत ग्रुप और XYZ, जिसका भी हो, है ना, जातिगत बात नहीं कर रहा हूं, जिसका भी हो, वो बना सकते हैं क्योंकि उनको मौलिक अधिकार है, संघ बनाने का मौलिक अधिकार, एसोसिएशन बना सकते हैं। आर्टिकल 19 के 1 का सब क्लॉज। फिर आता है 19(1) का सब क्लॉज डी। ये क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्रों में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब मेरे को हिमाचल प्रदेश घूमने जाना है, मैं जा सकता हूँ। मेरे को राजस्थान घूमने आना है, मैं जाऊंगा। तमिलनाडु जाना है, कर्नाटक जाना है, देश के आंतरिक क्षेत्र में जो हमारी बाउंड्री है, जहां पर संविधान लागू होता है, उसमें मैं कहीं भी घूमूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मेरा मौलिक अधिकार है। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। 19(1) का सब क्लॉज डी, कितने हो गए, 4, सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकेंड थी फ्रीडम ऑफ असेंबली, सम्मेलन की स्वतंत्रता थी, फिर एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। 19(1) का सब क्लॉज ई, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। मेरे को नहीं रहना दिल्ली में, मैं इंदौर जाके रहूंगा। मुझे नहीं रहना इंदौर में, मैं जाके मुंबई जाके रहूंगा। तो मैं भारत के किसी क्षेत्र में आके बस सकता हूँ, निवास कर सकता हूँ, ये भी मेरा मौलिक अधिकार। 19(1) का सब क्लॉज ई। सब क्लॉज एफ संपत्ति का अधिकार था, लेकिन ये हट गया 44वें संविधान संशोधन के बाद। इसे आर्टिकल 300 ए में शामिल कर लिया गया, मैंने आपको बताया था। तो ये छठा था, लेकिन अब ये खत्म हो गया। तो अब जो सातवां है वही छठा है, ठीक है। ये तो मौलिक अधिकार है ही नहीं, बता दिया। 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया था। फिर आता है 19(1) का सब क्लॉज जी, व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में मैं बिजनेस कर सकता हूं, कहीं भी, डूइंग बिजनेस है ना, डूइंग बिजनेस, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर मैं बिजनेस कर सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार। तो ये छठा मौलिक अधिकार हो जाता है आर्टिकल 19 में। तो इस तरह से 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई। आई होप समझ में आया होगा, इजी था। अब अगर देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, इसको समझिएगा, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है, तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है, कौन सी स्वतंत्रता ऐसी है जो स्वतः खत्म हो, तो कौन सी है ये, तो ये है कौन, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जितनी भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो अपने आप खत्म होगी, इसको समझिएगा। वापस रिपीट करूं, तो सेकेंड हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, एक्सप्रेशन और स्पीच की जो राइट है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसकी बात की। 6 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। 19(1) जो नागरिकों को मौलिक अधिकार ये दिए गए हैं, इसकी बात करता है। प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई, वो सभी आर्टिकल 19(1) में इंक्लूड किए जाते हैं।
अब 19(1) का सब क्लॉज ए से लेकर जी तक के प्रावधान। 19(1) का सब क्लॉज ए कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक, बोलने की अभिव्यक्ति, बोलने की, वाक और एक्सप्रेशन, ठीक है, बोल के व्यक्त करो, ट्विटर ट्विटर सब पे बोलना ही होता है। आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज बी आता है और वो बोलता है भाई आपको सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को देश में कहीं। 19(1) का सब क्लॉज सी आता है और वो बताता है कि भाई आपको ग्रुप बनाने की भी स्वतंत्रता है, एसोसिएशन बनाने की भी स्वतंत्रता है, संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज सी है। फिर आता है आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज डी और ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप विचरण कर सकते हो, घूम सकते हो। 19(1) का सब क्लॉज डी। 19(1) का सब क्लॉज ई कहता है भाई आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाकर निवास कर सकते हो। 19(1) का सब क्लॉज ई। 19(1) का सब क्लॉज एफ जो कि संपत्ति के अधिकार की बात करता था, ये अब भारतीय संविधान में नहीं है। आर्टिकल 31 में भी था, वहां से भी हटाया, और आर्टिकल 19(1) एफ में भी था, यहां से भी हटा। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 44 अमेंडमेंट एक्ट है ये, 1978 में लाया गया था। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, गैर कांग्रेसी पहली गवर्नमेंट। 44 से संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा देते। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं। तो ये छठा था, अब खत्म हो गया, तो अब सातवां छठा है। ठीक है, 19(1) का सब क्लॉज जी, भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में टीचिंग फील्ड में हूं, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे कुछ और काम करना है, तो मैं पहुंच जाऊंगा मुंबई। मुझे मुंबई में काम करना है, आईटी सेक्टर में काम करूंगा, कोई नहीं रोक रहा। बेंगलोर चला गया, मुझे कुछ और काम करना है, कोई नहीं रोक रहा। आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ, बिरयानी बेचूंगा, कोई नहीं रोक रहा। हैदराबाद, सही है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यापार जो लीगल है, ऐसा नहीं कि गन सप्लाई करने लगो, है ना, आरडीएक्स सप्लाई करना, ऐसा भी नहीं। व्यापार जो कि कानून के अंतर्गत फेयर है, वैसा व्यापार। नहीं तो पता चल रहा है कि सर ने तो बोला था कि आप कुछ भी व्यापार कर सकते हो, तो कल से अवैध बंदूकें बेच रहे हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। समझना इस चीज, ठीक है ना। राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के अभी रहने चलेगा तो उसको धमकाई दो कि मैं तो तेरे घर में ही रहूंगा, नहीं। आपका मौलिक अधिकार तब तक है जब तक किसी और का मौलिक अधिकार इफेक्ट ना हो। सब सुखी तो आपका मौलिक अधिकार। यहाँ पर आप समझिए, आपको सबका अधिकार, आपके घर में आप गाने बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस मल्टी में रहते हैं, 4 डीजे लगा दिया, पूरी मल्टी गूंज रही, अब आप बोलोगे तो मेरा मौलिक अधिकार है ना, क्योंकि वाक स्वतंत्रता है, मेरा मौलिक अधिकार। तो पुलिस वाले आके 2 डंडे मारेंगे और वो बताएंगे संविधान पढ़ा है तो पूरा पढ़ो। आपका मौलिक अधिकार तब तक है जब तक किसी और का मौलिक अधिकार खत्म ना हो जाए या संक्रमित ना हो। अब आपका मौलिक अधिकार है गाने सुनने का, हम मना नहीं कर रहे, आप कान में हैंड फ्री लगाओ और कान फोड़ लो, 24 घंटे लगा के रखो, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जो मल्टी में दूसरा रह रहे हैं, उनका भी तो मौलिक अधिकार है कि उनको शांति मिले रात में सोने के लिए, दिन भर। ये उनका मौलिक अधिकार इफेक्ट हुआ तो आपको डंडे पड़ गए। तो समझिएगा, आपका मौलिक अधिकार तब तक जब तक दूसरे के मौलिक अधिकार पर इफेक्ट ना है। तो इस तरह से ये छठा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता और आरटीआई भी आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 में ही आती है। क्लियर? अगर देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो आर्टिकल 19 अपने आप खत्म होगा। आर्टिकल 20-21 के मौलिक अधिकार हमेशा बने रहते हैं, बाद में बात करेंगे। और बाकी के जो मौलिक अधिकार है उनको प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की सिफारिश पर निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, पर आर्टिकल 19 तो अपने आप खत्म होगा और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटेगी अपने आप वापस अस्तित्व में आ जाएगा। आज का सेशन ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए अभी आज मैंने आपको एक ही आर्टिकल बताया, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार में। इसके एमसीक्यूज हम जब स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20, 21, 22 को भी पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे। आज लंबा हो जाएगा सेशन, इसीलिए इसको ध्यान से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे।
वापस देख लीजिएगा, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मौलिक अधिकार देख लो कि क्या-क्या कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो आर्टिकल 20, 21 और 22 को कंटिन्यू करते हुए तीसरे मौलिक अधिकार पर चलेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।